हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब आप लोग ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर SSC क्लास 9 and 10 and now we want to start factor of productions land and labor, okay, of economics application for ICSE class 10. okay, so let's start without wasting any time. so सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी to produce goods and services are known as factor of productions. अब यहाँ जो एक वर्ड है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, थोड़ा ये हो गया था, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो प्लीज इसको याद रखना, एमसीक्यू में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी जो 11 का भी लड़का लोग जो भी पढ़ेंगे ये चीज, वो लोग भी नहीं समझ सकते कि भाई प्रोडक्टिव रिसोर्स का मतलब क्या है। तो प्लीज इसको याद रखना कि भाई प्रोडक्टिव रिसोर्स मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, तो समझ गए ये। अब तुमको डेफिनेशन खाली हम तुमको बताने के लिए करें कि तुमको समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में यार आने का चांसेस कम है, मगर समझ लो अगर पूछ लिया बाई चांस तो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि जस्ट सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड। तो सबको पता है भाई लैंड मतलब जमीन। तो देखो, जमीन नहीं होता है। अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या होता है। देखो, ऑल दोस फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अब यहाँ की वर्ड्स है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर सच एज सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, मिनरल हुआ, या सेक्टर हुआ। तो देख लो कितना सारा है, लेकिन हम लोग क्या होता है जमीन मतलब कि एक खेत। तो वो एक भाई एक खेत नहीं है, इसमें कितना चीज आया, सॉइल आया, फॉरेस्ट आया, मिनरल और भी बहुत चीजें। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंड, विच आर कॉमनली कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जो तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो तुम अगर मान लो कि ज्योग्राफी में तुम नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो पढ़े तो वही लैंड होगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन भी देखें। अब लोग आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। तो सबसे पहला है कि रिलेटिव फिक्स सप्लाई। ओके, हम तुमको पहले बता दे रहे, देखो इसका मतलब हुआ कि फिक्स एक जो लैंड है इतना ही दे सकता है। मतलब अगर एक खेत मतलब कि हम खेती कर रहे, ठीक है, इसका टमाटो का, तो हम उस खेत से सिर्फ और सिर्फ 1000 टमाटो उगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं उगा सकते। ओके, तो वो मतलब इट हैज ट्रेडिशनली बिलीव दैट डस, अब यहाँ अप्लाई नहीं है, यहाँ सप्लाई, ठीक है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया था मेरा मुझसे, ऑफ सप्लाई ऑफ लैंड अवेलेबल टू द इकोनॉमी, बोथ ओवरऑल क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक लैंड इज फिक्स है ना, ज्यादा होगा उससे मुझे पता है, हम सिर्फ 1000 क्रॉप कर सकते हैं और ज्यादा नहीं कर सकते। देन आता है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। देखो, हम लोग तो नहीं बनाए, कुदरत का करिश्मा इसको हम लोग बोलते हैं, वो है। ओके, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड द सोसाइटी हैज नो इनकर्ड एंड कॉस्ट टू एक्वायर इट। हम पैसा दिए बनवाया नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके, अब यहाँ तुम लोग बोले कि भाई खेत तुम लोग बना भी सकते। अरे भाई, ये हम लैंड का बारे तुमको बताया ना, सॉइल फॉरेस्ट सब है, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखो, खेत पे दिमाग में मत रखो। हाँ, उसको रखो, मगर वो सॉइल वॉइल को भी रखो। ऐसा नहीं कि भाई सॉइल को छोड़ दिया, हम खेती का बारे में बता रहे एग्जाम्पल, तो हम खेती करिए, नहीं, तुम सब पे याद रखो, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो सब लैंड है। ओके, देन वी हैव इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकते, और मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि आपका ये हुआ, क्या बोलते हैं इसको, लेबर हुआ। ओके, सो इमोबिलिटी, लैंड इज कंप्लीटली इमोबाइल। अब तुम लोग बोले कि भाई इमोबाइल मतलब मोबाइल नहीं है, इमोबाइल का ये नहीं है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकते, फिक्स है, यही है तो यही है, ना ऊपर आएगा नीचे आएगा, समझ गए, मतलब कि इतने स्टेज। एज फार एज लोकेशन इज कंसर्न। ओके, अगर मान लो मेरा खेत इधर ही है तो इधर ही रहेगा, यहाँ वो हवा का मदद से यहाँ नहीं चल जाएगा, समझ गए, तो मतलब फिर है कि हेट्रोजेनेटिक। नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर एग्जैक्टली अलाइक इन फर्टाइल। मतलब कि एक लैंड है मेरा, एक और लैंड, तो दोनों का फर्टिलिटी बिल्कुल चेंज होगा, दोनों चेंजेस है। हम एक जो है मेरा जो फील्ड है, जो लैंड है मेरा, वो जो है 1000 टमाटो कर सकता है, और दूसरा जो है वो 2000 कर सकता है, या फिर से कम कर सकता है। तो देखो, फर्टिलिटी दोनों का अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो ये अलग अलग को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजेनिटी। Okay, no two pieces of land are exactly alike in fertility of location. Land located in and near the city is much more significant than the one located too far away. मतलब कि मान के चलो कि जो लैंड जो है सिटी से थोड़ा हल्का क्लोज में, थोड़ा बहुत पॉपुलेशन होगा, थोड़ा इसमें ये हो सकता है क्रिटिसिज्म, उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं रहेगा।
मगर तुम गांव तरफ में जाओगे तो वहां पर और अच्छा फर्टिलिटी तुमको मिल सकता है। ये तो एग्जाम्पल तुम दिमाग में रख सकते हो। फिर आता है कि मल्टीपल यूजेस। ओके, तो लैंड कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, थ्रो इट मे not be equally suitable for all the purposes. It can be used for cultivation, dairy, farming and buildings. Okay, और ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इजी पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं इसको। ओके, फिर आता है कि पैसिव फैक्टर। अब यहाँ पर बोलेगा एक्टिव पैसिव का मतलब क्या हो सकता है, हम लोग एक्टिव पैसिव लैंग्वेज में पढ़ा था, इसमें पैसिव कैसे आई है। तो देखो, लैंड जो है अपने आप काम नहीं कर सकता। अब यहाँ खेत है, अब हम टमाटो कैसे उगाए भाई, वो अपने आप थोड़ी उगा देगा, उसको कुछ चाहिए, मालिक एक लेबर चाहिए, ठीक है, फार्मर चाहिए जो उसको उगाएगा, सीड डालेगा, क्या बोलते हैं सॉइल को, ये क्या बोलते हैं पानी वानी डालते, थैंक यू सर, ठीक है, और हिलाता भी मट्टी को ताकि वो जो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है, तो वो लेबर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है और लेबर जो है एक्टिव फैक्टर है, जो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे जब हम लोग लेबर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इट कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स ओनली। यहाँ हम देखो, हम इसको हाईलाइट भी किया, तो प्लीज इसको भी तुम हाईलाइट करना एग्जाम में जब तुम लिखोगे एज अ पॉइंट। लैंड डज नॉट यील्ड मतलब कि उगा सकते हो बाय एनीथिंग बाय इटसेल्फ अनलेस अब ह्यूमन एफर्ट, तुम बताया था लेबर की जरूरत पड़ेगा, आर एम्प्लॉयड ऑन इट। ओके, अब खत्म हो गया। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई पूरा 6 पढ़ना होगा, हाँ 6 पढ़ना होगा, क्योंकि 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए यू हैव टू लर्न। एंड ये वाला जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये 2026 में भी आया है, इसलिए बता रहा हूं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अब इसमें तुम्हारा एग्जाम ये है, खाली वही है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब वो पहला बात कि कितना उसका कैपेसिटी, जो तुमको बताया था पहले, ठीक है, सेम टू सेम। देखो, रिफर्स टू द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड पर एकड़ पर हेक्टेयर सेक्टर, सॉरी कंफ्यूज हो गई। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ 1000 टमाटोज पर एकड़, तुमको बता दिया था, सेम एग्जांपल बस। ओके, अब तुम बोलोगे कि भाई अगर इसमें बोल देगा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड में कि एक्सप्लेन करो, तो हम क्या करेंगे। तुम काम कर सकते हो कि तुम ये लिख दोगे, उसके बाद तुमको जो एग्जांपल हम बताया टमाटोज का, तुम वो उसको लिख दो आराम से, तुमको मार्क्स मिल जाएगा फुल का फुल। ओके, बोलेगा कि एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, इसको नोट डाउन भी कर लो तुम कहीं पर भी कि एक्सप्लेन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, एक्सप्लेन 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, तुम इसको लिख देना डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखना, और ये जो एग्जांपल हम लोगों ने बताया है 1000 टमाटोज का, वो छाप देना, बात करो, छापना नहीं, अपने से बना के लिखना। ओके, तो यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस, बिकॉज तुमको कीवर्ड जो है इकोनॉमिक्स में यूज होती है, ठीक है, कीवर्ड्स नहीं दिखेगा आंसर्स में, मार्क्स कटेगा। जितना भी तुम बड़ा आंसर लिख दियो, 1 पेज का 2 पेज का, कीवर्ड्स नहीं मिला, मार्क्स कटेगा 100%। अब फैक्टर अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर जो अफेक्ट करता है लैंड। पहला है क्वालिटी ऑफ सॉइल, तुमको पता है ना फर्टिलिटी में बताया था, अगर शहर से अगर सामने रहेगा तो उसका फर्टिलिटी कम हो सकता है, अगर दूर रहेगा गांव वाले की तरफ में रहेगा ज्यादा फर्टिलिटी हो सकता है। देखो तो ये मतलब एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, ऑब्वियसली भाई, तो क्योंकि सॉइल ही ना आपको उगा सकता है, जितना अच्छा सॉइल है उतना अच्छा आपका फर्टिलिटी होगा, इतना अच्छा क्रॉप आपको उगेगा। ओके, इफ लैंड इज रिच एंड फर्टाइल, plant productivity is likely to be more. On the other hand, land अच्छा productivity होगा, ठीक है, यहाँ पर okay, will be less fertile. Okay, size of holding. Okay, land productivity depends on the size of the holding. When the size of the holding is large and land is available is in consolidated tracts, ज्यादा बड़ा खेत रहेगा तो उसमें ज्यादा खेती हो सकता है और आपका उसमें फर्टिलिटी भी ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। अब से मान लो कि एक रूम है, ठीक है, अब एक रूम में हम सिर्फ और सिर्फ 100 जो है सामान रख सकते हैं, 100 सामान नहीं रख सकते, लेकिन हम 200 सामान कैसे हम रख सकेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि अगर एक छोटा सा मतलब कि अब जो ये लैंड है, तुम उसको एक ऐसा समझो घर की तरह, एक रूम की तरह, ठीक है, ज्यादा बड़ा रूम रहेगा तुम ज्यादा सामान इस पे रख सकते हैं, ठीक है, अगर कम जगह रहेगा तो उसमें हम ज्यादा सामान नहीं रख सकते, उसका लिमिटेशन भी रख सकते हैं। तो ऐसा समझो, ओके, बिकॉज इकोनॉमिक्स समझने वाला चीज तुम्हारा आगे जाके भी काम आएगा, इसीलिए। फिर आता है इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन जिसको नहीं पता है हम बता दे रहे हैं, इरिगेशन का मतलब कि पानी का फैसिलिटी। अब पानी भी तो डालोगे ना भाई, ऐसे थोड़ी ना तुम सीड फेंक दिया, सॉइल को मिक्स कर दिया होगी, नहीं, पानी को भी तुमको डालना होगा भाई, पानी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर जो है ना, हम तुमको एक प्रैक्टिकल बात होता है कि तुमको कोई नहीं बताएगा, ये ज्योग्राफी थोड़ा अटैच है,
एक चैप्टर हमको याद नहीं आ रहा, इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन का तुम्हें क्लास 10 में चैप्टर है ज्योग्राफी का, आई गेस 8-9 वाला होगा, तो प्लीज़ वाला पढ़ना सही से, क्योंकि अगर तुमको समझ में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स से कैसा बनाना तो तुम उससे छाप सकते हो। ओके, अगर तुमको एक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल नहीं आएगा इरिगेशन का एग्जाम्पल तुम यहाँ से छाप सकते हो, ठीक है। अंदर का ट्रिक दे किसी को बोलोगे। ओके, तो प्रोडक्टिविटी इज बाउंड टू बी लो इन दोस एरियाज व्हिच लैक इरिगेशन फैसिलिटी। अगर जहाँ पर पानी की कमी है, जैसा बिहार हुआ जहाँ से सर आते हैं, उड़ीसा हुआ, तो वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ पर इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं होता। ऑन दी अदर है, पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी है इरिगेशन का, तो वहाँ अच्छा क्रॉप होता है। ओके, तो गूगल में सर्च करना, इसमें रिसर्च भी बहुत ज़्यादा किया। ओके, तो ये प्लीज़ अच्छा तुम स्टेट का नाम लिखना, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा। देन वी हैव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। भाई ये वाला तुमको समझ में आएगा होगा पढ़ के कि अगर एक लैंड में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर भाई तुमको फर्टिलिटी कम मिलेगा एज इट। Okay, increased pressure of population on land may create fragmentation or of holding, thereby leading to its small size. In India, 50% of the working population depends on agriculture. Okay, तुमने पढ़े भी होगे ज्योग्राफी में कि 50% जो है वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का डिपेंड है, जो तुमने 11 का इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ओके, तो बिकॉज हम लोग का जो इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी तुमको पता होगा, एंड वो जो है एग्रीकल्चर कॉपर एग्रो बेसिक इंडस्ट्रीज तुम अभी पढ़ोगे ज्योग्राफी में पढ़ोगे। हम हर जगह ज्योग्राफी क्यों बोलेंगे, ज्योग्राफी से अटैच किया हुआ है चैप्टर, स्पेशली लैंड वाला टॉपिक जो है पूरा अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो बस सही कि प्रेशर बहुत है तो इसीलिए जो है इंडिया में ना उतना अच्छा फैसिलिटी ये नहीं हो रहा, हमारे क्या बोलते हैं क्रॉपिंग अच्छे से नहीं हो रही, रीड अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। अब आता है लैंड टेन्यूर सिस्टम। तो पहले हम समझते हैं कि लैंड टेन्यूर सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, जमीन किसका है, पहला बात, हम अगर मान लो कि भाड़ा में लिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेंट पे लिए, तो भाई इसको पैसा देना होगा ना, कौन यूज़ करेगा, या सब नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, ज़मीन किसका है, कौन यूज़ करेगा, ठीक है, किस कंडीशन पर करोगे क्रॉपिंग जो भी है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को लैंड टेन्यूर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इफ लैंड टेन्यूर सिस्टम इज एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, धोखाबाजी, इज कैरेक्टराइज्ड बाय टेनेंट फार्मिंग विथ हाई रेंट, लैंड प्रोडक्टिविटी इज बाउंड टू बी लो। अगर मान लो कि हम मतलब हम भाड़ा में रेंट में हम चढ़ा दिए कि सर आप सर को हम खेती करते हैं बिहार जाके ऐसे, ठीक है, तो सर बोलेंगे कि हमको एक खेत चाहिए, तो हम दे देंगे, ठीक है, आप इतना अमाउंट दीजिएगा, एग्रीमेंट बनेगा तो सर से खरीद लेंगे। ओके, तो सर खरीद ले। अब हम क्या करेंगे कि हम ज़बरदस्ती हम दाम बढ़ा देंगे जानबूझ के, मैं बोलेंगे नहीं आप तो इतना बोले थे आप दाम बढ़ा दिए, तो अगर हम ऐसा करेंगे सर छोड़ के चल जाएंगे, और बाकी फार्मर लोग भी नहीं आएगा मेरे पास, उससे क्या होगा, मेरा जो ये प्रोडक्टिविटी लैंड कम हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात, क्योंकि लैंड में खेती नहीं होगा तो उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, सॉइल जो क्वालिटी वो भी खराब हो जाती है। ओके, अब हम लोग आते हैं लेबर में। तो हम लोग लेबर मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो हम लोग पढ़ते हैं लेबर का मतलब क्या होता है। लेबर रिफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कि आपके जो ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन एफर्ट्स है, वो फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। जो उसमें इन्वॉल्व होता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आपका जो ह्यूमन एफर्ट्स होता है वो क्या फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है, तो इसी हम लोग लेबर कहते हैं। तो लेबर कैन बोथ बी फिजिकल एंड मेंटल, इसको याद रखिएगा। जो ह्यूमन एफर्ट्स रिफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो इसको क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। लेबर डेफिनेशन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं। पहला है एक्टिव फैक्टर। तो आपका सर ने अभी बताया था कि लैंड क्या है, तो पैसिव फैक्टर है कि लैंड में क्या करना पड़ता है, हम लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, वर्कर्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी लैंड को हम लोग कल्टीवेट या फिर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। लेकिन अनलाइक लैंड, लेबर क्या हो सकता है, वो एक्टिव फैक्टर है, मतलब खुद पे काम करता है, वो किसी का मतलब डिपेंड नहीं है, वो एक्टिवली काम होता है उसमें। दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस। अब क्या आपका लेबर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब होता है कि अगर उसको काम करने का मन नहीं कर रहा तो वो जाएगा नहीं जाएगा काम करने पर, उसमें उसका चॉइस है कि कौन सा काम करना चाहता है, वो उसमें भी उसका चॉइस है, कब नहीं जाना चाहता उसमें भी उसका चॉइस है। लेकिन आपका जो मशीन वगैरह रहता है उसमें मशीन लोगों का चॉइस है, मशीन को हर टाइम काम करना ही पड़ेगा। इसलिए लेबर क्या है, उसके पास लेबर के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। थर्ड, हाईली पेरिशेबल। हाईली पेरिशेबल मतलब क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग एक लेबर है, लेबर जो उसका लेबर का लेबरर जो होता है, लेबर जो मजदूर का मजदूरी जो बोलते हैं, वो हम लोग का स्टोर कर सकते हैं नहीं, खराब हो जाता है। मतलब कि अगर एक दिन में वर्कर को काम नहीं मिला, एक दिन हम लोग काम नहीं है, वर्कर बस काम नहीं, तो क्या वो वर्कर को काम कर सके नहीं। और ऐसे अगर बहुत दिन तक उसको काम नहीं मिला तो उसका जो स्ट्रेंथ है मेंटली या फिजिकली क्या होगा, आस्ते से कम होने लगेगा।
होगा कि नहीं, इसलिए बोलते हैं खराब होने लगे। पेरिशेबल मतलब क्या, खराब होने लगे, इसलिए बोलते हैं हाईली पेरिशेबल। फोर्थ इज मोबिलिटी ऑफ लैंड। तो मोबिलिटी ऑफ लैंड मतलब होता है कि आपको लेबर के पास वही है, मतलब कि उसके पास चॉइस है कि फिर वो मूव कर सकता है। लेबर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है वन प्लेस टू अनदर, लेकिन लैंड या फिर कैपिटल क्या मूव नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं मोबिलिटी ऑफ लैंड। ये किससे आया, मोबाइल से आया। मोबाइल का मतलब क्या, मोबाइल को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उससे आया मोबिलिटी ऑफ लेबर। फिफ्थ इज ट्रेड यूनियंस। तो क्या होता है, बहुत सारे लेबर लोग क्या होता है, एक आपस में एक यूनियन बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिससे वो अपना मांगे या डिमांड पूरा कर सके। डिमांड क्या हो सकता है कि उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए, सैलरी अच्छा चाहिए, बहुत कुछ हो सकता है कि वो डिमांड पूरा कैसे करवा सकते हैं, ट्रेड यूनियन करके, ट्रेड यूनियन के थ्रू अपना डिमांड पूरा कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, लेबर लोग अपना एक यूनियन बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेड यूनियन। सिक्स इज ह्यूमन फैक्टर। आपको पता है कि लेबर क्या होता है, ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन फैक्टर भी होगा। ह्यूमन फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन लोगों को क्या हर दिन काम करने का मन नहीं करता है। कोई दिन ऐसा होता है कि लेबर को काम करने का मन नहीं करे, वो मोटिवेशन में कमी हो या फिर बहुत आलसपना आए, होता है ना, हम लोग साथ भी होता है। या तो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, आज स्कूल जाएंगे नहीं होता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता है, तो क्या इसी तरह लेबर को भी होता है कि उसको काम करने का मन नहीं करता। ह्यूमन फैक्टर है, कभी मोटिवेशन ज्यादा रहता है तो कभी मोटिवेशन कम रहता है, लेजीपना रहता है। 7 इज डिफरेंस इज लेबर इफिशियंसी। अब हो सकता है कि एक लेबर बहुत ज्यादा स्किल हो, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, दूसरा लेबर उतना स्किल नहीं हो, इतना इफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तो होता है कि अलग अलग लेबर का अलग अलग स्किल अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंस है। एक लेबर हाईली एफिशिएंट है, दूसरा लेबर इतना एफिशिएंट नहीं है, तो इनमें डिफरेंस होता है। इसी को कहते हैं डिफरेंस इन लेबर इफिशियंसी। लेबर का काम करने का जो इफिशियंसी है, यानी कि तरीका है, फिर जो किससे काम करता है उसमें उसका डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं लेबर इफिशियंसी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर या फिर हम लोग उसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, DOL। हम लोग सिर्फ शॉर्ट में बोल रहे हैं, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर refers to the method of organizing production where the work required to produce a product is divided into different specialized tasks, different workers specializing in each other। इसका ये मतलब है कि डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि हम लेबर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। जैसे एक वर्क है, एक काम है, काम में इन्वॉल्व हो सकता है कि कुछ पैकेजिंग का काम हो, किसी को मैन्युफैक्चरिंग का काम मिला, हर लेबर को अलग अलग काम मिला, इसको बोलते हैं डिवीजन। हर लेबर को अलग अलग काम असाइन कर दिया जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। कोई लेबर को पैकेजिंग में स्पेशलाइज है तो उन्होंने पैकेजिंग काम रख दिया, कोई लेबर को मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में रख दिया। इसी बोलते अलग अलग लेबर को अलग अलग स्पेशलाइज जॉब में, उसको टास्क में उसको रख दिया, इसी हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सारा टाइप के होता है। पहला टाइप है डिविजन्स, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। ये आपका MCQ में आ सकता है। या आप सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोल सकते हैं, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग प्रोडक्ट डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं। और वर्कर स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल गुड और सर्विस। इसका ये मतलब है कि एक लेबर है, सिंपल डिवीजन का मतलब है कि एक लेबर एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट या सिंगल गुड या सर्विस में इतना अच्छा हो गया बनाने में, उसको हम लोग काम दे दिए। जैसे कि एक चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें वो लेबर बहुत ज्यादा अच्छा स्पेशलाइज हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वो काम देंगे, उसको बोलते हैं सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा टाइप है हम लोग का कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। ये आपका इसमें आ सकता है MCQ में कि आपका प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोसेस और टास्क। मतलब है कि प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर कमोडिटी बनाने में बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है या फिर टास्क होता है, उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। एक प्रोडक्शन बनाने में अलग अलग चीज होता है। जैसे कि आप कोको कोला का बोतल ही देखते हैं, कोको कोला जो बनाते हैं उसमें अलग से बोतल बनता है, ढक्कन अलग से बनता है, फिर डलता है कोको कोला। तो अलग अलग काम है, अलग अलग टास्क है, एक प्रोडक्ट बनाने में अलग अलग टास्क या फिर प्रोसेस है जो हम लोग डिवाइड होता है इनटू सेवरल प्रोसेस और टास्क। एंड ईच टास्क, हर एक टास्क को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्कर्स को दे देंगे। तो एक सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्कर का काम सिर्फ ढक्कन बनाना, एक का काम है उसमें बोतल में ये बना, बोतल में लिक्विड मतलब कोको कोला डालना, सबका अलग अलग काम है। यही आपका मतलब है, हर एक जो एक पहले आपका कमोडिटी उसको अलग अलग टास्क में बांट दिया, प्रोसेस में बांट दिया। अब उस प्रोसेस को एक एक आदमी को दे दिया जो उसमें स्पेशलाइज्ड हो, एक सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्कर को दे दिया। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर या फिर प्रोसेस बेस्ड की बोलता है कि हर एक प्रोसेस को अलग ऐसा सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्कर को दे दिया, इसलिए बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आ गया आप लोग को। अब दूसरा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं डिवीजन ऑफ लेबर, आपको फुल फॉर्म में लिखना होगा एग्जाम में, अगर नहीं लिखे तो आपको मार्क्स कट सकता है। तो आपको क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर मींस द डिवीजन ऑफ एनी लार्ज टास्क और प्रोजेक्ट इनटू वेरियस स्मॉल टास्क। इसका ये मतलब है कि आप डिवीजन कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं एनी लार्ज टास्क और ग्रुप प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल हिस्सा में। जैसे एक बड़ा सा टास्क या प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग क्या किया, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए। जैसे आप पढ़ने टाइम में भी करते हैं, एक चैप्टर को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, छोटे छोटे चैप्टर में, पैराग्राफ में। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं, एक लार्ज टास्क को हम लोग क्या किए, छोटे छोटे हिस्सा में बांट दिए।
स्मॉल टास्क में, विच कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एक साथ हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स लाइक इंजन, बॉडी ऑफ द ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा कैन बी मैन्युफैक्चर साइमल्टेनियसली। सही मतलब है कि अगर हम एक इंजन देखते हैं गाड़ी का, फिर कार का, उसका अलग अलग डिवीजन और अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि इंजन हो गया, आपका जो हो गया बैक का जो डिग्गी बोलते हैं हम लोग उसको, या फिर सीट्स हो गया, तो अलग अलग डिवीजन, अलग अलग पार्ट को अलग अलग आदमी कर रहा है, साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है आपका इंजन को, कोई लोग कर रहा है इसको सीट्स को, तो ये अलग अलग पार्ट में लोग डिवाइड कर दिए, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। का मतलब है कि लास्ट टास्क को डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा हिस्सा में, और उस हिस्सा को हम लोग साइमल्टेनियसली काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसमें वर्क करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर। आपका एक और टाइप है वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका ये मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ एनी लार्ज टास्क और प्रोजेक्ट इनटू वेरियस स्मॉल टास्क व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। इसका डिफरेंस क्या अगर पूछेगा आपका, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस यही है कि आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, लार्ज टास्क उसमें डिवाइड करते हैं स्मॉल टास्क में, और वो स्मॉल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं होता वर्टिकल के केस में, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है, उसको हम लोग एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते, एक साथ में काम नहीं कर सकते। इसी लास्ट प्रोजेक्ट को हम लोग क्या किया, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए और उसको हम लोग एक साथ काम नहीं करते, विच कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली, इसमें परफॉर्म नहीं होता है साइमल्टेनियसली, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है परफॉर्म होता है साइमल्टेनियसली। ये डिफरेंस है आपका। इस एग्जाम्पल है हम लोग का, फॉर एग्जाम्पल स्पिनिंग एंड वेविंग कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन द सेम बर्डन ऑफ रॉक कॉटन। फिर रॉक कॉटन है, उसमें स्पिनिंग होता है, फिर घूमता है, फिर वेविंग होता है, तो एक साथ हम लोग स्पिनिंग भी नहीं कर सकते ना वेविंग कर सकते, क्योंकि वो अलग एक ही चीज का हिस्सा है, इसको कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। एक ही रॉ कॉटन है या क्लोथ है, उसमें आपका स्पिनिंग भी कर सकते वेविंग कर सकते एक साथ नहीं, पहले आपका स्पिनिंग होगा या फिर वेविंग होगा, स्पिनिंग पहले होगा फिर वेविंग होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एक स्मॉल टास्क को मतलब लार्ज टास्क को स्मॉल स्मॉल हिस्सा में बांटे, और स्मॉल हिस्सा हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ लेबर। इसका ऑपोजिट आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे हम लोग साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका डिफरेंस है दोनों में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। पहला एडवांटेज है यूज ऑफ इंडिविजुअल्स एबिलिटी। इसका ये मतलब अगर डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग दे देंगे तो जो एक इंडिविजुअल का एबिलिटी है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसको हम लोग चांस दे रहे हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। इट अलाउज ईच पर्सन, हर एक इंसान को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना बेस्ट दे एक प्रोडक्ट बनाने में, विच टू डू व्हाट ही कैन डू द बेस्ट। मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि एक आदमी मैंने बताया था आपको कि हम लोग कॉलेज का बना रहे, कोका कोला का ड्रिंक बना रहे थे, उसमें एक आदमी उसे पैकेजिंग में एक्सपीरियंस है, तो क्या पैकेजिंग का काम भी दिया, उसमें वो बेस्ट है। इससे क्या हो रहा है कि हम लोग एबिलिटी जितना भी उसका इंडिविजुअल का एबिलिटी पूरा निचोड़ ले रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग एडवांटेज है डिवीजन ऑफ लेबर का। इससे ऑनलाइन का ट्यूटर होता है, हम लोग ऑनलाइन में जो पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या है, हम लोग जो एक्सपीरियंस मतलब पढ़ा सकते हैं, उसका यही है ना एग्जाम्पल है। जैसे कोई एग्जाम्पल है कि इकोनॉमिक्स टीचर जो इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ाता है तो उसको हम अलग पार्ट दे दिए। जैसे कि कोचिंग सेंटर में होता है कि आपका एक टीचर ही पढ़ाएगा, एक टीचर ही पढ़ाएगा, इसमें वो बेस्ट है। इकोनॉमिक्स में बेस्ट है तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, तो मैथ्स में बेस्ट तो मैथ्स पढ़ाएगा, वही होता है डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होता है कि एक पर्सन का इंडिविजुअल का एबिलिटी हम लोग मैक्सिमाइज उसको कर सकते हैं। सेकेंड केस है इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी। इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ लेबर बाय इंक्रीजिंग हिज स्किल एंड एबिलिटी थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अगर एक ही चीज में हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो इंप्रूव होगा कि नहीं। इसे हम लोग हैंड राइटिंग में करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इंप्रूव होता है कि नहीं, उसी को कहते हैं इंक्रीज ऑफ इफिशियंसी। अगर एक ही काम को हम लोग बार बार एक आदमी को दे दिया उसको स्किल के हिसाब से या एबिलिटी के हिसाब से, तो वो इंप्रूव होगा कि नहीं। इसी एक ही आदमी बार बार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, तो उसको एबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं पढ़ाने में। इकोनॉमिक्स को वही बता रहा है, एक ही चीज को बार बार एक ही चीज को एक स्किल दे दिया, वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ता है। ये आपका एडवांटेजेस है। थर्ड एडवांटेज है आपका यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी। इससे कि एक इंसान मतलब इट इंक्रीज द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी फॉर डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। जैसे एक मशीन बनाने में आपका मशीन का इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन में, तो एक आदमी उसको स्पेशलाइज काम कर रहा है, तो वो कितना काम करते करते क्या हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा काम करने में। समझे, ये बोल रहा है कि अगर एक ही मशीन पे अगर आप काम करवाएंगे तो वो डिफरेंट टास्क तो स्पेशलाइज नहीं हो जाएगा वो आदमी, वही बता रहा है। इट इंकरेजेस द यूज ऑफ specialized machinery for different tasks involved in the production of a commodity. Fourth is reduction in wastage of machine. इसका मतलब wastage of time, मतलब टाइम में भी रिडक्शन आता है। अगर एक इंसान को दे दिए जो इसमें बेस्ट है और अच्छा स्किल उसका मतलब एक्सपीरियंस है, तो क्या चांस है कि वो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी होगा कि नहीं, यही बता रहा है कि अगर हम इसको दे देंगे इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है वेस्टेज ऑफ टाइम रिजल्टिंग फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक काम से दूसरा काम में शिफ्ट करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक लेबर को एक काम समझा रहे, इसके बाद वो काम दूसरा काम सो दे रहे, इससे क्या होता है इसका शिफ्ट होने में भी टाइम लगता है। इसमें क्या है, एक आदमी को एक पर्टिकुलर जॉब दे दिया डिवीजन ऑफ लेबर,
इससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम हो गया टाइम का, ये बता रहा आपको। फिफ्थ पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंप्रूव होता है। पहला क्या, इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ परफेक्शन इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो हर एक प्रोडक्शन, कम्युनिटी ऑफ प्रोडक्शन में एक परफेक्शन इन्वॉल्व है, जिससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छा बन जाएगा। एज अ रिजल्ट किसका बेनिफिट हो रहा है, आप कंज्यूमर का बेनिफिट हो रहा है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो एक आदमी हर प्रोडक्ट बनाने में, हर स्टेजेस में क्या हो रहा है, स्पेशलाइज आदमी इन्वॉल्व है। इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन अच्छा, क्वालिटी अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट का। इससे क्या होगा, किसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, कंज्यूमर को। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इफिशियंसी ऑफ लेबर। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो हर इफिशियंसी मतलब प्रोडक्टिविटी लेबर का क्या होता है, डिफर होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अब रीजंस पढ़ रहे हैं हम लोग, लो एफिशिएंसी का रीजन क्या है। पहला आपका रीजंस पढ़ेंगे हम लोग, क्या लो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, लेबर में जो प्रोडक्टिविटी रीजन क्या है, कम होने का। पहला कम है, पहला जो है ट्रेडिशनल एंड लेस इफिशिएंट टेक्निक्स। हो सकता है कि हम ऐसा टेक्निक को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली बहुत वीक हो, बहुत बड़ा पुराना चीज़ हो, हाँ बहुत पुराना होता है, इसे और इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, आप खेती कर रहे हो तो आप क्या करते थे, टाइट से भैंस लेके आते थे, उससे करते बुलक कार्ट्स जो बोलते हैं हम लोग को, खेती करते। इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन अभी क्या है, ट्रैक्टर से सीधा कर दे रहे हैं। इससे क्या इफिशियंसी बढ़ रहा है कि नहीं लेबर का, ये बोलते हैं ट्रेडिशनली और टेक्निक इस्तेमाल करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं इफिशियंसी। ट्रेडिशनल एंड लेस इफिशिएंट टेक्निक्स, इसका मतलब। सेकेंड इज लैक ऑफ हाईली ट्रेन लेबर फोर्स। हो सकता है कि आपका लेबर जो फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा कम ट्रेन हो, इतना एक्सपीरियंस नहीं, उतना ट्रेन नहीं किया, कि आपको प्रॉपर उसको ट्रेनिंग पीरियड ही नहीं दिए उसके इन्वॉल्व। जैसे क्या होता है कि आप अपना काम सिखाए कि मेरा काम ऐसा ऐसा, उसको उतना टाइम ही नहीं मिला अपना काम सीखने में। इसका किसका गलती है, आप लोगों का गलती है। यही बताने मांग रहा है, किसी रीजन है कि लोगों लो एफिशिएंसी क्यों होता है लेबर में। तो लैक ऑफ हाईली ट्रेन लेबर फोर्स, हाईली ट्रेन और लेबर फोर्स का हम लोग का लैक है ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इज वर्किंग कंडीशन। हम लोग वर्किंग कंडीशन ही अच्छा नहीं है, कभी हम लोग रात में बुला ले रहे, कभी सुबह बुला ले रहे, वर्किंग कंडीशन ही नहीं दे रहे अच्छा। तो किसका गलती है, इससे वर्किंग कंडीशन नहीं दे तो लेबर काम नहीं करता अच्छा, इससे हम लोग का लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये होता है। अब फोर्थ पॉइंट इज लो वेजेस। हो सकता है कि आपको कम ही सैलरी दे या पेमेंट अच्छे से नहीं कर रहे टाइम, तो उससे क्या लेबर का मोटिवेशन कम होने लगता है। तो आपका तो नौकर नहीं है, वो पैसा के लिए काम करने आया है, उसको पैसा नहीं दिया तो क्या करेगा वो, लो वेजेस दिया तो एफिशिएंसी काम नहीं करेगा। पैसा मिल जाता तो कितना खुश हो जाता आदमी, काम करने लगता अच्छे से। पैसा ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर लो वेजेस दीजिएगा तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, सीधे एफिशिएंसी कम होने लगेगा लेबर का। फिफ्थ इज एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। हो सकता है कि हमारा इतना अच्छा सा सिक्योरिटी सोशल नहीं हो, स्कीम नहीं हो, मतलब कि अगर समझिए कि जेंडर वाइज है कि यहाँ पे लड़की लोग अलग काम कर रहा है, लड़का लोग अलग काम कर रहा है, हो सकता है ये लोग का मिसबिहेव कर दे लोग लड़की लोग का सब, तो क्या हम लोग का ये हो सकता है कि आपका ये सब नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं दे पाए। या फिर इससे एडुकेशन सोशल सिक्योरिटी मतलब होता है कि आपको स्कीम नहीं दे रहे, यानी कि आप पेंशन वगैरह उसको नहीं मिल रहा है, उस पर काम करने से मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कितने हम लोग का स्कीम इन्वॉल्व नहीं है, पेंशन देना, ग्रेचुइटी देना, इस एब्सेंस है एडुकेशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो खत्म होते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे हम लोग अलग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।